साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको अंग्रेजी सीखने में रुचि है और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में अंग्रेजी के ग्रामर को अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको यह मेरा सीरीज, आपको यह मेरा प्रयास निश्चित रूप से पसंद आएगा। और साथियों, आपने सुना होगा कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो टेंस आना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही सुना है। टेंस तो ज़रूरी है ही, और साथ में कुछ ग्रामर के नियम को जानना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझसे मांग की कि टेंस पढ़ाइए, टेंस के बारे में बताइए। तो मैं उसी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और टेंस से संबंधित वीडियो आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे। तो साथियों, टेंस बहुत ज़रूरी है, पर टेंस को समझने के लिए कुछ अन्य बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अचानक से हम बैठ जाएं, टेंस को पढ़ने लगें तो टेंस समझ में नहीं आएगा, टेंस को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो टेंस को जानने से पहले, उसको अच्छे से समझने से पहले किन बातों को जानना ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो टेंस को अच्छे से समझने के लिए इन बातों को जानना जरूरी है। उसमें से है, पहला देख लीजिए, नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है नंबर, चौथा है वर्ब और पांचवा है हेल्पिंग वर्ब। इन पांचों को पढ़े बिना, इन पांचों को समझे बिना टेंस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इन पांचों बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो टेंस बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन। आप सबको पता है नाउन क्या है। नाउन मतलब कोई सा भी एक नाम। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका एक नाम है। तो हमको नाउन को जानना नहीं है, बल्कि उसको पहचानना है। क्या पहचानना है, देखिए। तो नाउन में दो बातों को पहले पहचानना है। पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब काउंट एबल, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, मतलब काउंटेबल, गिनने योग्य नाउन। कैसे गिनने योग्य नाउन? जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, आप इसको गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। टेबल, चेयर्स गिन सकते हैं, पेन, बुक्स, इनको आप गिन सकते हैं। ये हो गए काउंटेबल नाउन। और दूसरा चीज है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाम जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे पानी, पानी को आप कैसे गिनेंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर, ऑयल, इनको अनकाउंटेबल नाउन के तहत रखा जाता है। तो हमको नाउन को पहचानना है यहां पर कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। तो टेंस को समझने के लिए इन बातों को जानना जरूरी है। और एक चीज यहां पर देख लीजिए, मनी। मनी को वैसे तो हम लोग गिनते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तब देखेंगे मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि नाउन में और क्या चीज है जिसको हमको पहचानना है। सबसे बड़ी बात, नाउन को पहचानना है। नाउन को कैसे पहचानेंगे? जैसे यहां पर देख लीजिए एक उदाहरण, यहां पे मान के चलिए लिखा है देयर इज अ फ्लाई। एक और लिखा हुआ है आई वांट टू फ्लाई। देयर इज अ फ्लाई, इसका मतलब हुआ कि वहां पर एक फ्लाई है, मक्खी है। ये जो फ्लाई है इसका मतलब हो गया मक्खी, और ये है नाउन। दूसरा, आई वांट टू फ्लाई, इसका मतलब हुआ कि मैं उड़ना चाहता हूं। ये जो फ्लाई है इसका मतलब है उड़ना, और है ये वर्ब। तो इन बात को हमको नाउन के अंतर्गत पहचानना है। अगर हम टेंस को भली भांति समझना चाहते हैं तो नाउन को पहचानना जरूरी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लॉक द मोबाइल। इसका मतलब हो गया कि मोबाइल को लॉक कर दो। यहां पर जो लॉक है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, आई नीड अ लॉक, मतलब
नीड माने जरूरत होना, चाहना। आई नीड अ लॉक मतलब मुझे एक लॉक की आवश्यकता है, मुझे एक ताले की जरूरत है। यहाँ पर जो लॉक है ये नाउन है, इसका मतलब होता है ताला, और यहाँ पर लॉक ताला लगाना, लॉक लगाना। तो इन बातों को हमको पहचानना है। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन मतलब आप सबको पता है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और सर्वनाम की परिभाषा हम सब पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पर वो जो सर्वनाम है वो किन लोगों के लिए उपयोग में हो रहा है, ये यहाँ पर जानना जरूरी है। जैसे जो सर्वनाम है, क्या वह मेरे लिए उपयोग हो रहा है, क्या सामने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहा है, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहा है। इसी को ही सर्वनाम में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और इसमें होता है पहला फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमको किन किन चीजों को पढ़ना है, या फिर कौन कौन से नाम, कौन कौन से शब्द फर्स्ट पर्सन में आते हैं, देख लीजिए। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, मी मतलब मुझे, और मतलब हमारा, और मतलब भी हमारा, अस मतलब हमें, और वी मतलब हम। ये जो सारे शब्द हैं ये पहले व्यक्ति के लिए या फिर खुद के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इन सारे शब्दों का प्रयोग मैं अपने लिए कर सकता हूं। ऐसे शब्द जिसका उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, मेरा नाम, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, माई नेम इज राम, माइन, दिस पेन इज माइन। माई और माइन का उपयोग कहां पर होगा? जैसे हम बोलेंगे कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। या फिर हमको बोलना हो कि यह पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। ठीक है। मुझे, मी, लीव मी, मुझे छोड़ दो। और दिस इज आवर हाउस, ऑर्स, दिस हाउस इज ऑर्स। अस, लेट अस गो, हमें जाने दो। वी, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ठीक है साथियों, तो ये था फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वो शब्द आते हैं जिसका उपयोग व्यक्ति खुद के लिए करता है। अब देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला व्यक्ति। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम, ऐसे नाम के बदले में आने वाले शब्द जो सामने वाले व्यक्ति या फिर दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे यू मतलब तू या तुम। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? तुम या आप, यू, दैट इज सेकंड पर्सन। योर मतलब तेरा या तुम्हारा या आपका, और योर्स, योर्स मतलब भी आपका। तो ये हो गए सेकंड पर्सन। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं एज अ प्रोनाउन, वो कहलाता है थर्ड पर्सन। उदाहरण देख लीजिए। ही मतलब वह, ये उपयोग होता है मेल के लिए, मतलब लड़कों के लिए। सी मतलब भी वह, फीमेल के लिए। हिज मतलब उसका। हिम मतलब उनका, उसे या उन्हें। हर मतलब उसका या उसे। हिज उपयोग होता है मेल के लिए, और यहां पर हर उपयोग होता है फीमेल के लिए। दे मतलब वे। देयर मतलब उनका। देम मतलब उन्हें। दैट मतलब वह। दोज मतलब वो या उन्हें, और इट मतलब यह या उसका। तो ये जो सारे शब्द हैं ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उपयोग में आते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। मैं, तुम और वह। मैं, तुम और वह। मैं के लिए आई फर्स्ट पर्सन, तुम के लिए यू सेकंड पर्सन, और वह
के लिए अगर लड़का है तो ही, थर्ड पर्सन। ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन या फिर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला लेसन हम देखते हैं नंबर। टेंस को अच्छे से समझने के लिए नंबर को पहचानना जरूरी है। नंबर को पहचानना जरूरी है मतलब कोई सा भी नाम एक की संख्या में है या एक से अधिक की संख्या में है, बस इतना ही करना है, इतना सा पहचानना है हमको। और आपको पता है जो नंबर होता है दो प्रकार का होता है, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। जैसे बॉय मतलब एक लड़का एक की संख्या में है, बुक मतलब एक बुक एक की संख्या में है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो बुक से हो जाएगा बुक्स मतलब बहुत सारे पुस्तकें, और बॉय से हो जाएगा बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के। अधिकांश शब्दों में एस लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है और इसके नियम आप भली भांति नंबर के लेसन में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं उस भाग को जिसको समझे बिना टेंस को समझना संभव ही नहीं है, और वह है वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है? ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता हो क्रिया कहलाता है। क्रिया भी एक शब्द है, नाउन भी एक शब्द है, प्रोनाउन भी एक शब्द है, पर इन तीनों में अंतर क्या है? ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का पता चले। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए पुस्तक, पुस्तक एक शब्द है, और देख लीजिए पत्र, पत्र भी एक शब्द है, लिखना, लिखना भी एक शब्द है, बाजार, बाजार भी एक शब्द है, और जाना, जाना भी एक शब्द है। तो इन 5 शब्दों में से जिन शब्दों में किसी कार्य के होने का पता चलता हो वह है क्रिया। देख लीजिए पुस्तक, पुस्तक एक वस्तु है, पुस्तक टेबल में पड़ा हुआ है, उससे किसी कार्य के होने का पता नहीं चलता, तो ये वर्ब नहीं है। लिखना, लिखने में कार्य लगता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख रहा हूं, मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं, तो ये है क्रिया। पत्र, पत्र एक वस्तु है, कागज का टुकड़ा है, तो उससे हमको किसी कार्य के होने का पता नहीं चलता, तो ये भी वर्ब नहीं है। बाजार, बाजार एक जगह है जहां पर वस्तुओं की खरीदी और बिक्री होती है, लेकिन बाजार अपने आप में क्रिया नहीं है, बाजार में वस्तुएं रखी रहती है, बाजार में खरीदारी होती है, खरीदना एक क्रिया है। वैसा ही जाना, जाने से क्या पता चलता है? कोई कार्य हो रहा है, कोई जा रहा है। तो ये सारे शब्द ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता हो क्रिया कहलाता है। और ये जो वर्ब है ये 3 रूपों में पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों क्रियाओं को, क्रिया के इन तीनों रूपों को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इन तीनों क्रियाओं के। चलिए साथी उदाहरण देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के। इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। क्रिया का पहला रूप, क्रिया का दूसरा रूप, और यह है क्रिया का तीसरा रूप। उदाहरण देख लीजिए, गो, वेंट, गॉन। गो मतलब जाना, वेंट उपयोग होता है गया के लिए, और गॉन उपयोग होता है जा चुका के लिए। तो इन क्रियाओं के तीनों रूप को आपको बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग, स्पेलिंग सहित लिख लिख कर समझना है, लिख लिख कर याद करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको क्रिया के तीनों रूप याद नहीं है तो आपको टेंस समझ में आएगा ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है टेंस को समझने के लिए क्रिया को समझना, क्रिया के तीनों रूपों को याद रखना। कम, केम, कम, कम मतलब आना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक माने पीना, तो हमको ऐसे याद रखना है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक माने पीना। तो कुछ और ऐसे क्रियाएं हैं जिसके अंत में डी या ईडी लगाकर उसका दूसरा और तीसरा रूप बनाया जाता है। जैसे देख लीजिए हेल्प, ये हो गया हेल्प, और इसके सेकंड फॉर्म होंगे हेल्प्ड, इसमें ईडी लगा, और हेल्प्ड, ये इसमें सिर्फ ईडी लगा, इसमें ईडी लगा। और ऐसी क्रियाएं जिसमें पहले से ही ई लगा हो उसके अंत में सिर्फ डी लगा देते हैं, जैसे लव,
इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाउड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाउड। तो क्रिया को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम चीज देखते हैं साथियों। अब हम देखते हैं सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वो शब्द हैं जो क्रियाओं के हेल्प करते हैं, क्रियाओं से पहले इनका उपयोग किया जाता है। और कौन कौन से वो शब्द हैं आइए देखते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेर, बीन, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, विल, मे, शुड और वुड। ये हो गए साथियों सहायक क्रियाएं। वैसे तो कुल 24 सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन इन सहायक क्रियाओं का ज्यादातर टेंस में उपयोग किया जाता है और इन सहायक क्रियाओं को जानना टेंस समझने के लिए पर्याप्त है। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे, उस समय इन सहायक क्रियाओं के नेगेटिव फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो इन सहायक क्रियाओं के नेगेटिव फॉर्म कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। वैसे तो किसी भी सहायक क्रिया के अंत में नॉट लगाकर इसका नेगेटिव फॉर्म लिखा जा सकता है। जैसे डू है, ये डू है, इसका नेगेटिव फॉर्म डू नॉट लिखा जा सकता है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम डोंट भी लिख सकते हैं। डोंट, एन ओ की जगह यहां पर एक मात्रा लगा जिसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। वैसा ही सभी सहायक क्रियाओं के अंत में एन टी लगाकर शॉर्ट फॉर्म बनाया जा सकता है। लेकिन सेल और विल, इसके शॉर्ट फॉर्म थोड़े अलग होते हैं। देख लीजिए, SHALL सेल और नॉट, सेल नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है सांट, SHANT, सांट। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनता है वोंट। चलिए दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहिए और ऐसे ही रोचक जानकारियां मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ये था मेरा आज का पहला टीचिंग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा कि टेंस को समझने के लिए किन बातों को समझना जरूरी है। जब तक इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तब तक टेंस समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर यह प्रयास, यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।